नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मन्नू भंडारी द्वारा रचित नाटक महाभोज का वाचन कर रहे हैं। 3 कक्षाओं का वाचन हो चुका है, जिसमें यहाँ तक वाचन हो चुका था जिसमें लोचन और अप्पा साहब की बातचीत हो रही थी कि वो उन्होंने दाद साहब की पार्टी के उन्हें दाद साहब का फैसले मंजूर नहीं था और उसी पे दोनों बातचीत कर रहे थे। और आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। और तुम नेतृत्व कर रहे हो उनका। इस बार स्वर में सीधा आरोप था और आरोप में अध्यक्ष पद के रौब की अनुगूंज। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरेआम जिस तरह के जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, उन सब के साझेदार हों हम भी। लानत है हम पर। आवेश के मारे लोचन बाबू का चेहरा तमतमाने लगा। अत्याचारी को संरक्षण दो और पीड़ितों को कुचलो। पीड़ितों को कुचलो, यही थे हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत, जिन्हें लेकर चले थे हम। स्वर में जैसे चुनौती भरी हुई लोचन बाबू के सिद्धांतों और आदर्शों में तो यह भी नहीं था कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित को पार्टी की एकता और उसके हित से ऊपर रखेंगे। बात बेहद ठंडे लहजे में कही गई थी, पर लोचन बाबू एकदम भुन गए। तमक कर पूछा, कौन देख रहा है अपना स्वार्थ? गरीब तबकों के हित की बात करना अपने हित का बात करना है? प्रश्न सूचक है कि क्या मैं गरीब तबकों की बात कर रहा हूँ तो क्या मैं अपने हित की बात कर रहा हूँ? जातिवाद का विरोध करना अपना स्वार्थ है? मुख्यमंत्री बनने का आश्वासन मिला है। स्वर में आक्रोश नहीं, पर चीड़ देने वाले व्यंग्य का पहनापन जरूर है। क्षण भर को तिलमिला गए लोचन बाबू, लेकिन तुरंत ही अपने पर जब्त कर लिया उन्होंने। यह अतिरिक्त आवेश कहीं उनकी अपनी कमजोरी का प्रमाण न बन जाए। भरसक अपने को तनाव मुक्त करके सहज बनाया लोचन बाबू ने। फिर चेहरे पर एक बहुत ही महीन किस्म की अभिजात्य में लिपटी व्यंग्यात्मक मुस्कान पोती और बोले, अधिकतर समय दास साहब के साथ उठने बैठने के कारण इस नतीजे पर पहुंचे आप तो कोई आश्चर्य नहीं। तभी लोचन बाबू की बिटिया चाय लेकर आ गई। कप थामने के बाद बिटिया को बड़े स्नेह से बाह से थामकर अपने पास बिठाया अप्पा साहब ने। अरे तू तो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है सोना। अच्छा याद रखिएगा कि लोचन बाबू की बिटिया का नाम सोना है। जल्दी से बड़ी हो जा और अपने बाबूजी को कंट्रोल में करना रखना शुरू कर दे। अपने बहुत फनफनाते रहते हैं। एक बुजुर्गाना हंसी। सोना बिन कुछ जवाब दिए अप्पा साहब की गिरफ्त में से छूटकर भागी और भीतर गायब हो गई। इस वाक्य से बातचीत में जो हल्का फुल्कापन आया था, सोना के साथ ही वह भी गायब हो गया। अपने अपने कपों से चाय की चुस्कियां लेते हुए दोनों एक दूसरे के बोलने की प्रतीक्षा करते रहे। चाय का अंतिम घूंट समाप्त करके कप एक और सरकाया अप्पा साहब ने और रुमाल निकालकर हल्के से होठों से छुआकर उसे वापस जेब के हवाले रख किया। इसके बाद बात को बिल्कुल दूसरे सिरे से पकड़ा। बात का केवल सिरा ही नहीं बदला, अप्पा साहब का स्वर, तेवर और लहजा भी एकदम बदला हुआ था। देखो लोचन, तुम सब लोगों के असंतोष की बात तो उठती ही रहती है, बल्कि कहूँ तो हर दूसरे तीसरे दिन ही उठती रहती है। बहुत गलत भी नहीं कहता मैं तुम लोगों को। तुम क्या सोचते हो मेरे अपने मन में असंतोष नहीं है? जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, बहुत खुश हूँ मैं उससे। और सचमुच ही असंतोष और दुख की हल्की सी छाया उभर आई अप्पा साहब के चेहरे पर। गलत बातें हुई हैं और गलत बातें सभी को असंतुष्ट करती हैं, पर यह मत भूलो कि हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से बिना दुविधा के कोई एक रास्ता चुन पाना संभव नहीं। एक क्षण चुप रहकर फिर अप्पा साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जानते हो, इस समय तुम लोगों के आपसी मतभेद उभर कर सामने आए या कि मंत्रिमंडल गिराया जाए तो सरोहा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा उसका? बात केवल एक सीट की नहीं, सुकुल बाबू के आने की है। उनकी जीत हमारी नालायकी का डंका पीट ऐलान होगा कि नहीं? प्रश्न सूचक है यहाँ। पार्टी के लिए अच्छा होगा यह, या उसके हित में होगा? क्या इमेज बनेगी उसकी? जरा ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचते कैसे? लोचन बाबू का दिमाग तो इस समय भट्टी बना हुआ था। सो अप्पा साहब की इतनी महत्वपूर्ण बात भी उसमें भुनकर राख हो गई। उनके उठाए प्रश्नों को मन में उतारने की बजाय लोचन बाबू ने अपनी तरफ से उसी तर्ज का एक प्रश्न जड़ दिया। मजदूरों को सरकारी रेट पर मजदूरी ना मिलना, आदमियों को जिंदा जला दिया जाना, दिन ब दिन बढ़ते अत्याचार, असुरक्षा, बीसू की मौत, इन सबसे तो 4 चांद लग रहे हैं ना पार्टी के इमेज पर। पार्टी का ध्यान ही किसे रह गया है आज?
आवेश है कि रह रहकर उभर ही आता है लोचन बाबू के स्वर में। क्या करें, उनके व्यक्तित्व की बनावट ही ऐसी है। तनिक भी आहत नहीं हुए अप्पा साहब इस आवेश से। पार्टी की सुरक्षा और सुनाम दोनों को बनाए रखना उनका दायित्व है और वे काफी सचेत भी हैं अपने इस दायित्व के प्रति। हाँ, प्रतिष्ठा पर ठेस तो लगी ही है इन सब बातों से, और अब जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची है उसे तुम मटिया मेट कर दो। एक बड़ी ही असहाय सी कातरता उभर आई उनके चेहरे पर। जनता के अनंत विश्वास और प्यार और सद्भावना पूर्ण समर्थन के मजबूत पायों पर खड़े होकर भी हमारी पार्टी की उम्र जुम्मा जुम्मा 8 दिन बस। और इस विडंबना पर उन्होंने कंधे उचकाकर हाथ झटक दिए। लगता है आप लोग इस बात को तो शायद बिल्कुल भूल ही गए हैं कि दा साहब के व्यक्तित्व से परे भी पार्टी का कोई अस्तित्व है। लोचन बाबू के स्वर में आरोप स्पष्ट था और क्षण भर को सकपका भी गए अप्पा साहब, पर फिर बात को संभालते हुए बोले, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब केवल इतना ही था कि सुकुल बाबू का आना पूरी पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसे मत भूलो। पार्टी पार्टी पार्टी, जैसे पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखना ही हमारा लक्ष्य हो गया है। इस पार्टी के माध्यम से हमने बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें करने के दावे भी तो किए थे। क्या हुआ उन सब का? अपनी कही बातें ना कर पाने का क्षोभ साफ झलक रहा है लोचन बाबू के चेहरे पर भी, उनके स्वर में भी। पर अप्पा साहब पर कोई खास असर नहीं हुआ उस क्षोभ का। बड़े सहज स्वर में बोले, होता है कभी कभी ऐसा भी। मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सड़क बनाते हैं, पर जब सड़क बन रही होती है उस समय वही हमारा लक्ष्य होती है, वही हमारा केंद्र। मंजिल पर पहुंचने का माध्यम तो वह बनने के बाद ही बनती है। अपनी इस उपमा की सटीकता पर वे खुद ही गदगद हो गए। लगा जैसे अपने भीतर उठते हुए सारे प्रश्नों का समाधान भी उन्हें मिल गया। पर लोचन बाबू ने एक वाक्य में ही चाक कर दिया उनके सारे सोच को। जो सड़क रोज 1 गज बनती है और 2 गज खुदती है, उसके पूरी होने की बात पर क्या आप सचमुच विश्वास करते हो? आप भ्रम में रहना चाहते हैं? जरूर रहें, पर अब यह दोहरी जिंदगी जीना मेरे बस का नहीं। मानो अंतिम फैसला सुना दिए लोचन बाबू ने। अप्पा साहब बोले, कुछ नहीं। बस एक टक लोचन बाबू का चेहरा देखते रहे। मतलब वो कुछ नहीं बोले अप्पा साहब, और उसका लोचन बाबू का चेहरा देखते रहे, मानो अपनी नजरों से ही लोचन बाबू के निर्णय का वजन तौल रहे हों। तभी फोन की घंटी बजी। लोचन बाबू ने जरा सा झुककर रिसीवर उठाया और बिना पूरी तरह सुने कि फोन किसका है, घंटे भर बाद फोन करने का आदेश देकर रिसीवर रख दिया। हम चाहते हैं कि विधायक दल की बैठक बुलाकर जल्दी से जल्दी शक्ति परीक्षण की तारीख तय कर दे आप। यह अनुरोध है हमारा। आग्रह था या आदेश समझ पाना मुश्किल था। दा साहब भी विधायक दल की बैठक बुलाने का आग्रह कर रहे हैं। कुछ मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहते हैं। इतने विरोध के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। अब बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए एक उड़ती सी नज़र डाली उन्होंने लोचन के चेहरे पर। मैं ही रोके हुए हूँ। कम से कम चुनाव तक ये आपसी मतभेद दूर ही रखे जाए तो बेहतर होगा। अध्यक्ष के नाते अभी मैं केवल यही कह सकता हूँ कि इस समय एकजुट होकर हमें चुनाव अभियान में लग जाना चाहिए। याद रखिएगा कि अप्पा साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के नाते मैं केवल यही कह सकता हूँ, यानी कि ये अप्पा साहब का कथन है, नहीं, ये अप्पा साहब का कथन है और ये जो है पार्टी के अध्यक्ष हैं। लखन के लिए होठों पर व्यंग्य और विद्रूप भरी मुस्कान उभर आई लोचन बाबू के। नहीं, पार्टी के लिए। भीतरी मतभेद और आपसी कटुता को अब आप इन बाहरी कारणों से दबा नहीं पाएंगे। दबाना उचित भी नहीं है। हम 5 मंत्री अपनी त्यागपत्र देने जा रहे हैं। याद रखिएगा, कितने मंत्री त्यागपत्र देने जा रहे हैं? 5 मंत्री। और इस बार पार्टी और एकता की आड़ लेकर आप हमें निर्णय से डिगा नहीं पाएंगे। सारी बात का उपसंहार करते हुए अंतिम बात कह दी लोचन बाबू ने। अप्पा साहब लोचन के चेहरे को देखते रहे। फिर उन्होंने झुककर अपनी छड़ी उठाई और दोनों हाथों से पकड़कर उसे यों ही जमीन पर ठोकते हुए बोले, तुम जिन लोगों के भरोसे त्यागपत्र देने जा रहे हो उन पर विश्वास कर सकते हो? इतना कि और ज्यादा बड़ा प्रलोभन मिलने पर भी वे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। फैंस पर बैठकर हर दिन अपना मोल भाव करने वाले लोगों के बूते पर तुम यह निर्णय ले रहे हो।
तुम यह निर्णय ले रहे हो, मुझे डर है तुम्हें कहीं मुंह की ना खानी पड़े। अप्पा साहब ने जैसे अपने अनुभव के निचोड़ से लोचन बाबू को एक बार और आग्रह करना चाहा। मैंने ना किसी प्रलोभन को मैंने ना किसी को प्रलोभन दिया है ना खरीदा है। अपने सिद्धांतों के प्रति जिनके मन में जरा सी भी निष्ठा बाकी बची रह गई है, वे खुद ब खुद एक होकर आ गए हैं हमारी तरफ। सिद्धांत? हल्के से हंसे अप्पा साहब, फिर समझाते हुए बोले, देखो, विरोधी पार्टी के लोग बिसु की मौत को एक राजनीतिक हथकंडा बनाए यह तो समझ में आता है, पर बात अधूरी छोड़ दी अप्पा साहब ने और छड़ी पर अपने शरीर का सारा वजन डालकर उठ खड़े हुए। लोचन बाबू भी खड़े हो गए तो अप्पा साहब ने खुद अपना एक हाथ बढ़ाकर उनके कंधे पर टिका दिया। तुम्हारी रात वाली मीटिंग को लेकर सवेरे दिल्ली से बात हुई थी। इस महत्वपूर्ण चुनाव के मौके पर तुम्हारे इस आचरण का काफी रोष है वहां। ना चाहते हुए भी मुझे कोई सख्त कदम उठाने को मजबूर किया गया तो धीरे धीरे चलते हुए ही उन्होंने यह संकेत दे दिया लोचन बाबू को। कतई विचलित नहीं हुए लोचन बाबू, केवल इतना ही कहा, बहुत महंगा पड़ेगा। बढ़ता हुआ कदम थम गया अप्पा साहब का। बहुत माफी चाहती हूँ। बहुत ही पैनी नजर डाली उन्होंने लोचन बाबू के चेहरे पर। भीतर मानो भीतर तक डूबकर इस बात का असली मतलब जानना चाहते हों, लेकिन लोचन बाबू के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था। अपनी नज़र के पैनेपन को बरकरार रखते हुए आखिर वह प्रश्न पूछ ही डाला अप्पा साहब ने, जिसे वे इतनी देर से टालते आ रहे थे। सुकुल बाबू के साथ ही कोई समझौता हो रहा है ना? सुना है चुनाव में गुप्त रूप से तुम सुकुल बाबू का काम कर रहे हो। इस बार ठहाका लगाकर हंसे लोचन बाबू। हंसी थमी तो केवल इतना ही कहा, लगता है सारा ध्यान आपने गुप्तचर विभाग पर ही केंद्रित कर रखा है। दा साहब ने शायद इसलिए गृह मंत्रालय भी खुद ही दबाकर बैठे हैं, किसी और को नहीं देते। खैर, कम से कम इस विभाग की अतिरिक्त सजगता और सक्रियता के लिए तो बधाई देनी ही चाहिए उन्हें। ड्राइवर ने तपाक से फाटक खोला तो हाथ का सहारा देकर लोचन बाबू ने भीतर बैठाया अप्पा साहब को। लोचन बाबू की इस अप्रत्याशित हंसी और उनके कहे हुए वाक्य ने पश्चाताप मिला असमंजस बिखेर दिया था अप्पा साहब के चेहरे पर। शायद यह बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वे खुद भी कभी विश्वास नहीं कर पाए थे इस बात पर। लोचन बाबू गाड़ी का फाटक बंद करने लगे तो अप्पा साहब के बीच में ही रोक दिया। बड़े आग्रह से हाथ पकड़कर भीतर की ओर खींचते हुए कहा, 2 मिनट के लिए बैठो जरा। बैठे नहीं लोचन बाबू, खड़े खड़े ही पूछा, कहिए। लोचन के हाथ को अपने हाथ से सहलाते हुए बड़े स्नेह और याचना भरे स्वर में कहा अप्पा साहब ने, देखो, इस पार्टी को बनाने में तुम्हारा बहुत सहयोग रहा है और मैं जानता हूँ कि इस पार्टी में आस्था है तुम्हारी, बल्कि कहूँ कि मोह है तुम्हें। अपनी बनाई चीज से होता ही है। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने इस निर्णय को थोड़े समय के लिए स्थगित ही रखो। चुनाव के बाद जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। निश्चय ही दा साहब को नए सिरे से अपने विधायकों का विश्वास प्राप्त करना होगा। माफी चाहती हूँ। रुके अप्पा साहब, सोच रहे थे कि तुरंत ही उलटकर जवाब थमाएगा लोचन, पर लोचन बाबू कुछ नहीं बोले। सामने गाड़ी के शीशे के पार ही कुछ देखते रहे। थोड़ा और हौसला बढ़ा अप्पा साहब का। बात केवल मंत्रिमंडल के टूटने तक की ही होती तो मैं कभी इतना आग्रह करने नहीं आता तुम्हारे पास, लेकिन इस समय नासमझी में उठाया गया तुम्हारा कदम पूरी पार्टी को ही ले डूबेगा। मुझे विश्वास है कि कम से कम तुम पार्टी के साथ ऐसा। बात अधूरी छोड़ दी अप्पा साहब ने। लोचन बाबू ने नजर घुमाकर अप्पा साहब के चेहरे की ओर देखा और देखते ही रहे। फिर बहुत ही सहज स्वर में पूछा, अपने प्रति आपके इस विश्वास को सच मानूं या कि 2 मिनट पहले ही व्यक्त किए गए अविश्वास को? केवल इतना सच मानो कि आज हम बहुत बहुत अवश्य हो उठे, अपने आप से, अपने आसपास से, अपने ऊपर से। और एकाएक अप्पा साहब का स्वर किसी गहरी मजबूरी के कारण भीग सा उठा। माफी चाहती हूँ। उन्होंने जल्दी से लोचन बाबू का हाथ छोड़ा और फाटक बंद करके गाड़ी चलाने का आदेश दे दिया। गाड़ी की घरघराहट के बीच एक वाक्य और कहा, फोन करूंगा। गाड़ी चली गई और निष्प्रभ से लोचन बाबू जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। अप्पा साहब के उनके तेवर, अनेक तेवर उन्होंने देखे हैं, आक्रोश के, आरोप के, व्यंग्य के, कैयापन के,
यानी कंजूसी होता है कहीं अपन मतलब के, पर यह तेवर एकाएक इसे नाम नहीं देते बना कुछ। पर इतना जरूर महसूस किया कि किसी गहरी असहायता में भीगा अप्पा साहेब का यह स्वर उनकी अपनी ही किसी दुखती रग को छू गया। पिछले 3 महीनों से क्या वे खुद अपने को किसी ऐसी ही मजबूरी में घिरा हुआ नहीं पा रहे हैं? चाहते हैं करते कुछ, एक दोहरी जिंदगी जीने की लाचारी, लेकिन नहीं, अब और नहीं। स्वास्थ्य मंत्री राव और विकास मंत्री चौधरी, याद रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्री राव है, ऐसा हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हम लोगों को चेकअप किसी के राय से लगाना, राय लेकर ही कराना चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्री राव और विकास मंत्री चौधरी हैं, ने बड़े ध्यान से अप्पा साहब और लोचन बाबू के बीच हुई बातचीत का एक एक शब्द सुना। मंत्रिमंडल गिराव अभियान में दोनों दाएं बाएं हाथ बने हुए हैं लोचन बाबू के। व्यक्तित्व में चाहे कोई साम्य नहीं है, पर इस समय एक ही जमीन पर खड़े हैं, इसलिए कहीं बहुत निकट है। अंतिम बार सुनने के बाद सीधे ही पूछा राव ने, तो आपका इरादा कुछ डगमगा तो नहीं रहा लोचन भैया? नहीं 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 नहीं, हाँ, अब ज्यादा सोच विचार में मत पड़िए। आगजनी वाली घटना के बाद ही हम लोग अड़ गए होते तो सरोहा चुनाव में आज हमारा आदमी खड़ा होता, पर हर बार हमें दबा दिया गया और हम दब गए। कभी कभी अनुशासन के नाम पर, माफी चाहती हूँ मैं, यहाँ उन्होंने कहा है, स्वास्थ्य मंत्री और विकास मंत्री कह रहे हैं उन्हें कि दब गए, कभी अनुशासन के नाम पर तो कभी पार्टी की एकता के नाम पर, कभी अप्पा साहेब के घुटने के नीचे तो कभी दिल्ली के अंगूठे के नीचे। लेकिन इस बार चूके तो बस चूके। बीच में ही बात लपक ली चौधरी ने। सही मौका है, जिस तरह की घटनाएं घटी है उससे साख तो गिरी है दा साहेब की सबकी नज़रों में। अभी हम अपने असंतोष की बात करते हैं तो उसे वजन मिलेगा। कल को सरोहा चुनाव जीत गए तो साख फिर बुलंदी पर, और हमारा असंतोष बेबुनियाद। जहाँ पल में तोला पल में मासा वाली स्थिति हो, वहाँ ज़्यादा सोच विचार में पड़ना ही नहीं चाहिए। आप ज्ञापन का मसविदा तैयार कीजिए। इन दोनों की बातों से लोचन बाबू के मन में उभर आए दुविधा द्वंद्व अपने आप बह गए। उत्साह में भरकर ही उन्होंने कहा, ठीक है, मसविदा तैयार कर लेते हैं हम, और अधिक से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाकर दे देते हैं अप्पा साहेब को। इस बार सोचकर पुटराव के स्वर में था, लेकिन बहुत प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी उसे बाहर आने में। सीधे ही पूछा राव ने, ज्ञापन देने से पहले हम लोग आपस में भी कुछ बातचीत कर ले तो क्या ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? बात बहुत साफ, बातचीत बिना किसी लाग लपेट के, और उसकी मंजरी आंखों में एक स्पष्ट सी धूर्तता उभर आई। राव का मतलब समझने में देर नहीं लगती, और ना ही उन्होंने नासमझ बनने की कोशिश की। केवल इतना ही कहा, ये सब बातें तो बाद में ही हो सकती है, पहले बहुमत तो प्राप्त कर लो। लोचन बाबू की आवाज़ की सख्ती और सर्दी का कोई खास असर नहीं पड़ा राव पर। बेझिझक हो कहा उसने, बहुमत प्राप्त कहाँ से होगा? हवा में तलवार भांजने को कौन तैयार होगा भला? 5 मंत्री त्यागपत्र देने को तैयार हुए हैं, आखिर किस आधार पर? क्यों? दा साहेब की नीतियों से असहमति के कारण? जोर से हंसा राव, मानो कोई बात। राव यहाँ याद रखेगा कि राव कौन है? स्वास्थ्य मंत्री है। मानो कोई बहुत ही मजेदार बात कह दी हो लोचन बाबू ने। जब हंसी थमी तो अपनी मंजरी आंखों को लोचन बाबू के चेहरे पर टिकाकर बोला, यहाँ आप जनता के सामने नहीं बोल रहे लोचन भैया, बलि चढ़ाए जाने वाले 2 बकरों के सामने बोल रहे हैं। घास पात की कुछ व्यवस्था तो करेंगे या नहीं? अनायास ही लोचन भैया के मन में अप्पा साहेब का कहा हुआ वाक्या कौंध गया। हर दिन अपना मोल भाव करने वाले लोगों के बूते पर तुम यह निर्णय ले रहे हो, और क्षण भर पहले उमड़े जोश पर फिर ठंडे छींटे पड़ गए। लगता है आप लोग तो सारा हिसाब किताब करके ही आए हैं, तो फिर अपनी कीमत भी बता दीजिए। बात में नहीं, पर कहने के लहजे में भीतर तक काट देने वाली व्यंग्य की धार जरूर थी। मगर राजनीति में रहकर जिनकी खाल गैंडे की तरह हो गई हो, वह कटते नहीं इतनी आसानी से।
करके तो नहीं आए, पर करने जरूर आए हैं। स्वर में ना ही संकोच था ना दुविधा। राव की हर बात चौधरी की गर्दन जिस तरह हिल रही थी, उससे साफ लग रहा था कि दोनों अपनी अपनी गोटियां बिठा चुके हैं। मैं कौन होता हूँ घास पात डालने वाला? क्षोभ भरी कातरता उभर आई लोचन बाबू के स्वर में। बस आपकी इस तरह की बातें ही मन में शंका जगा देती है लोचन भैया। अब कौन नहीं जानता कि असंतुष्टों में आपके समर्थकों की संख्या ही सबसे अधिक है। बागडोर आपके हाथ में रहेगी, घास पात कोई दूसरा आएगा डालने। राव की इस बात से मन एकदम खींच गया लोचन बाबू का। फिर भी अपने को जब्त करके इतना ही कहा, शाम को तो सब लोग मिल ही रहे हैं, आप लोग जो चाहे जैसा चाहे तय कर लीजिए, मुझे बहुत बड़ी बाधा नहीं पाएंगे उसमें। आवाज में कुछ ऐसी उदासीनता थी सारे प्रसंग के प्रति कि राव और चौधरी असमंजस में पड़े। टुकुर टुकुर मुंह ही देखते रहे एक दूसरे का। फिर सारी बात को निहायत ही हल्के फुल्के स्तर पर ले जाकर कहा राव ने, ठीक है, हम आपके हुक्म के गुलाम हैं लोचन भैया, आप ज्ञापन तैयार कीजिए, हम हस्ताक्षर करेंगे और करवाएंगे। और अंत में चलने से पहले राव ने विजेता की मुद्रा में कहा, राव या तो किसी काम को हाथ में लेता नहीं, और लेता है तो फिर किनारे लगाकर ही छोड़ता है। समझ लीजिए कि बीसू की यह मौत दास साहब के मंत्रिमंडल की मौत बनकर ही रहेगी। अब अपनी इस घोषणा से लोचन बाबू के मन में अपने कीमत होने का पूरा पूरा एहसास जगाकर चले गए वे दोनों। पर लोचन बाबू है कि मंत्रिमंडल की मृत्यु की घोषणा से पुलकित हो रहे हैं। ना राव चौधरी की कीमत से चमत्कृत। एक ही प्रश्न है जो उन्हें तरह तरह से मथ रहा है, यह सब वे किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या इसी परिवर्तन के लिए सुकुल बाबू की पार्टी और विधानसभा छोड़ी थी उन्होंने? इसी क्रांति का सपना देखा था? और क्या इसी टुच्चेपन की सौदेबाजी के लिए मंत्रिमंडल गिराने की बात सोच रहे हैं वे? नाम, चेहरे, लेबुल भले ही अलग अलग हो, पर अलगाव है कहाँ? सुकुल बाबू, दास साहेब, राव और चौधरी। तब प्रश्न सूचक है, तब क्या हो? पौ अभी पूरी तरह फटी भी नहीं। वातावरण में धुंधलका शेष है। दास साहेब नंगे पैर हरी दूब पर चहलकदमी कर रहे हैं। ओस भीगी दूब पर घूमने के से केवल नेत्रों की ज्योति ही नहीं बढ़ती, मन मस्तिष्क से भी ऐसी तरावट आती है कि सारा दिन आदमी तनाव मुक्त होकर काम कर सकता है। मन शांत, चित्त प्रफुल्लित। पांडे जी भी साथ है दास साहब के। भोर का सुहाना समा, ठंडी बयार और सुकून देने वाला दास साहब का साथ। फिर भी चिंता और परेशानी की लकीरें हैं पांडे जी के चेहरे पर, मिट नहीं रही। लोचन बाबू के घर रात 2 बजे तक होने वाली बैठक का पूरा ब्यौरा सुनाने के बाद भी जैसे बोझ हल्का नहीं हुआ पांडे जी का। आज ही अप्पा साहब से मिलने वाले हैं लोचन बाबू, और लगता है इस बार पहले की तरह मानने वाले भी नहीं है ये लोग। सुकुल बाबू के कारण यह चुनाव ही काफ़ी बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। जरूरत तो इस समय यह है कि सब लोग एकजुट होकर काम करें। सो मदद तो दूर, एन इसी मौके पर स्वर में क्षोभ इतना गहरा हो गया कि बाकी सब उसी में डूब गए। बात बहुत ध्यान से ही सुन रहे हैं दास साहेब, और मन में कहीं गहरे उतर भी रहे हैं, पर चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं। 85 लोग समर्थन करने जा रहे हैं लोचन बाबू का। बहुत आशावादी है लोचन। अच्छा है, इस उम्र में आशावादी होना चाहिए व्यक्ति को। मात्र उम्मीद की डोर से बंधा हुआ आदमी भी बहुत कुछ कर गुजरता है कभी कभी। पांडे जी इस समय इस तरह की प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। सीधे ही पूछा, लोचन बाबू से मिलेंगे आप? समय तय करूं? अप्पा साहब से शायद इस बार। पांडे बात बीच में ही तोड़ दी दास साहब ने, तुम्हें सरोहा चुनाव के क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है, तुम उसे ही संभालो। इधर की चिंता से अपने को परेशान करने की जरूरत नहीं। बहुत चौकस रहते हैं दास साहब की हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और अधिकार की सीमा के भीतर ही रहे, उसमें जहाँ तक संभव हो दास साहब हस्तक्षेप नहीं करते, पर दूसरे भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करे इसकी छूट कतई नहीं देते। पांडे जी का यह काम जरूर है कि शहर के हर कोने में होने वाली गतिविधि की सूचना दास साहब को दे, पर मात्र सूचना दे, उनसे दास साहब पर होने वाली प्रतिक्रिया जानना या दास साहब की योजनाओं को जानना उनके अधिकार की सीमा में नहीं आता। हाँ, सरोहा का काम उन्होंने खुद पांडे जी को
सौंपा है, पूरे विश्वास के साथ और पूरे अधिकार देकर। सो बात को उसी प्रसंग में लाकर उन्होंने पूछा, सरोहा में भाषण 15 तारीख को है ना, यानी परसों? जी हाँ। तैयारी? घरेलू उद्योग योजना का प्रचार पूरे जोर शोर के साथ हो रहा है। हमारे लोग घर घर जाकर समझा रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया? कुछ लोगों के मन में बहुत उत्साह है, कुछ के मन में अविश्वास भी कि बातें तो कब से सुन रहे हैं, कुछ होएगा जाएगा भी या यूं ही। कागजी योजनाएं अविश्वासी ही तो बना ही देती हैं लोगों को। पांडे जी को लगा जैसे योजना के कागज तक रह जाने के लिए वे जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। सफाई देते से बोले, पर इस मद के लिए? खैर छोड़ो, बीती बातों पर व्यर्थ ही समय नष्ट नहीं करते दा साहेब। 2 बातों का ध्यान रखा गया है ना, इस योजना में पंचायत कहीं नहीं आए। असंतुष्ट है लोग पंचायत से? जी नहीं, एक अलग दफ्तर की व्यवस्था की गई है। सरकार का सीधा नियंत्रण रहेगा उस पर। उस योजना का अधिक से अधिक लाभ हरिजनों और खेत मजदूरों को ही मिले। आप निश्चिंत रहें। तुम्हें काम सौंपने के बाद मैं निश्चिंत ही रहता हूँ। जितना सोचता हूँ उससे अधिक ही संतोषजनक मिलता है तुम्हारा काम। और दास साहब ने स्नेह और प्रशंसा में भीगी हुई एक ऐसी नज़र डाली कि पांडे जी भीतर तक पुलकित हो गए। काम करने वाले को भरपूर श्रेय तो देते ही हैं, मौका आने पर यथासंभव पारिश्रमिक भी देने में भी नहीं चूकते दास साहब। सुकुल बाबू की मीटिंग बर्खास्त होने का धूल धक्कड़ अभी बैठा ही नहीं था कि गांव में नई चहल पहल शुरू हो गई। दूसरे दिन सवेरे से ही गली गली और घर घर के दीवारों पर घरेलू उद्योग योजना के पोस्टर चिपकने लगे और शाम तक की यह स्थिति हो गई कि जिधर नजर उठा मुस्कुराते हुए दास साहब और नीचे योजना की रूपरेखा, मानो उनकी मुस्कान से ही बहकर निकल रही है योजना। 5-7 स्वयंसेवक किस्म के लोग घर घर जाकर विस्तार से इस योजना के बारे में समझा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और साथ ही यह बताना भी नहीं भूलते कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं इस योजना का उद्घाटन करने। 2 कमरों के एक छोटे से घर में जो अस्थायी दफ्तर बना है, वहाँ सवेरे से शाम तक तांता लग रहा है 2 लोगों का। जिस मुस्तैदी से काम हो रहा है उससे तो लगता है कि हफ्ता बीतते हर घर में छोटा मोटा उद्योग खुल जाएगा और देखते देखते यह गांव सदियों के लिए दलिद्दर से मुक्ति पाएगा। चंद दिनों में ही गांव का सारा माहौल बदल दिया है इस योजना ने। लोगों की बातचीत का भी भविष्य यही है, सोच का विषय भी यही। हाँ, गांव में एक दल ऐसे लोगों का भी आया है जो सरेआम इस योजना की चिंदियां बिखेरकर लोगों को आगाह कर रहा है और बीसू की मौत को भरसक जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। बीसू मर गया, कोई बात नहीं, पर बीसू की मौत का प्रसंग मर गया और इस समय तो वे कैसे जिंदा रहेंगे। अजीब रस्साकसी हुई है गांव में और आज तो यह रस्साकसी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री दास साहेब आ रहे हैं गांव में। एक तरफ उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं जोर शोर से। सादगी पसंद दास साहेब की सख्त हिदायत के कारण किसी तरह का कोई तामझाम तो नहीं है, पर हाँ उत्साह भरपूर है और चारों ओर उत्साह फैलाने का प्रयत्न भी भरपूर है। गांव में नए चेहरों की बाढ़ सी आ गई है। काफी संख्या में पुलिस भी उतर आई है, कुछ सरकारी वर्दी में, कुछ सादा वर्दी में। सुकुल बाबू के भाषण वाले दिन से दोगुनी गहमा गहमी है आज, स्वाभाविक भी है। कुर्सी से उतरे हुए मंत्री और कुर्सी पर बैठे हुए मंत्री में कितना अंतर होता है। दूसरी तरफ काली झंडियों और बड़े बड़े पोस्टरों का अंबार लगा हुआ है जिनमें आगजनी और बीसू की मौत का जवाब मांगते हुए बड़े तेज और तीखे नारे लिखे हुए हैं। गांव के अधिकतर लोगों के लिए यह सारा तमाशा जुम्मन पहलवान के अखाड़े में होने वाली कबड्डी से कम दिलचस्प नहीं है। जुम्मन पहलवान का अखाड़ा था, देख लीजिए आप, या ध्यान रखिएगा कि जुम्मन पहलवान का अखाड़ा है। ठीक समय से कुछ पहले ही दास साहब की गाड़ी आ पहुंची। आगे पीछे या और गाड़ियां भी हैं, पर सीधे मंच की तरफ नहीं बढ़ी दास साहब की गाड़ी। पहले पहुंची बीसू के घर। साथ आए लोग अजीब असमंजस में। निर्धारित कार्यक्रम में तो यह सब था ही नहीं, पर जो उन्हें निकट से जानते हैं उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता ऐसी बातों से। वे जानते हैं कि दास साहब की इंसानियत तगाजा हमेशा निर्धारित कार्यक्रमों को इसी तरह तोड़ता मड़ोड़ता है।
रहता है। गाड़ी नहीं जा सकती घर तक, इसलिए कहा गया कि हीरा को यहीं ले आते हैं। पर दा साहेब ने बात अनसुनी कर दी। गाड़ी से उतरे और सीधे कदमों से आगे बढ़ लिए। साथ आया अमला और कुछ वहीं के लोगों की इच्छा। खासी भीड़ थी साथ हो ली। दा साहेब पहुंचे उसके पहले ही लोग जाकर हीरा को निकाल लाए। बेचारा एकदम भौचक्का सा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे क्या करे। दा साहब ने सहानुभूति से पीठ पर हाथ रखा तो बस 2 बूंद आंसू आंखों से चूकर झुर्रियों में समा गए। बहुत अफसोस हुआ विशेषर का, पर अब हौसला रखो, दा साहब ने बहुत धीमे से कहा और हीरा को उसी तरह कंधे से थामे गाड़ी की ओर ले चले। गाड़ी तक आकर हीरा बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा उसने कुछ नहीं, पर बेतरह कातर बेहद कृतज्ञ हो आया था वह। दा साहब खुद उसके घर आए। ऐसा मान तो ना उसे जीवन में कभी मिला, ना आगे ही कभी मिलेगा। लेकिन जब दा साहब ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा तो एकदम हकबका गया। जिंदगी में कब नसीब हुआ है उसे गाड़ी में बैठना, और वह भी दा साहब की गाड़ी में। ना ना करते बन रहा था, ना बैठते बन रहा था, पर दा साहेब ने कंधा पकड़े पकड़े एक तरह से भीतर की ओर ठेल ही दिया। बेहद सकुचाते हुए सिमटकर एक कोने में बैठ गया बेचारा। बगल में दा साहेब। गांव की भीड़ बड़ी हुलसकर देख रही थी यह सब दृश्य। दा साहेब के इस बड़प्पन के आगे सभी नतमस्तक हो आए हैं। बड़े बूढ़ों को तो सबरी और निषाद की कथाएं याद हो आई। किसी किसी को ईर्ष्या भी हो रही थी हीरा से। बेटे तो जाने कितनों के मरते हैं, पर ऐसा मान। मंच पर भी हीरा को अपने साथ ही ले गए दा साहब। पांडे जी खुद बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं इन सब से। दा साहब ने खुद हिदायत दी थी कि गांव में उनके आगमन और भाषण का प्रचार घरेलू उद्योग योजना के साथ जोड़कर ही किया जाए। बीसू की मौत और चुनाव की बात को इतनी अहमियत ना दी जाए। लेकिन अब इधर दर्शकों की भीड़ में काली झंडियां और पोस्टर लिए जो लोग बैठे हैं, वे लोग बीसू का नाम लेकर ही नारे लगा रहे हैं। नारों के विरोध का माहौल तो खास नहीं बन रहा, पर बीसू का नाम रह रहकर हवा में जरूर गूंज रहा है। पिछले 5 दिनों से पांडे जी ने रात दिन एक करके एक ही काम किया था। सुकुल बाबू के सारे पोस्टरों के ऊपर दा साहेब के पोस्टर चिपकवा दिए और घर घर में बीसू की मौत की जगह घरेलू उद्योग योजना की चर्चा चलवा दी। लेकिन इस बदले माहौल में वे अपनी बात कहाँ से और किससे शुरू करें। पांडे जी का संकट और शायद समझ गए दा साहब और उबार भी दिया उन्हें। तुरंत आरंभिक औपचारिकताओं को पूरा करने का मौका दिए बिना ही उन्होंने माइक संभाल लिया और सीधे श्रोताओं को संबोधित किया। मेरे भाइयों, आज एक बहुत ही खेदजनक मौके पर, एक दुख के मौके पर आया हूँ। मैं आप लोगों के बीच चलने लगा तो लोगों ने सलाह दी कि सुरक्षा का विशेष प्रबंध करके चलूँ। बात में कुछ समझा नहीं। अपने भाई बंदों के बीच आकर तो आदमी वैसे ही सुरक्षित रहता है, यह अतिरिक्त सुरक्षा कैसी और क्यों? माफ़ी चाहती हूँ। दा साहब एक क्षण रुके और भीड़ पर एक सरसरी नज़र डाली। बताया गया कि आप लोग बहुत नाराज़ हैं। सुना तो लगा कि तब तो और भी ज़रूरी है कि अकेले ही जाऊं। आप लोगों की नाराज़गी मुझ पर है तो मुझे ही झेलनी चाहिए और अकेले ही झेलनी चाहिए। दूसरों को इसमें साझेदार बनाना तो दूसरों के साथ अन्याय होगा। कुछ समय पहले आप लोगों ने अपना प्यार और विश्वास दिया था मुझे। मैंने सिर आंखों पर ही लिया था उसे। आज यदि आप अपनी नाराज़गी देंगे तो उसे भी सिर आंखों पर ही लूँगा। मेरी गलती पर नाराज़ होना आपका अधिकार है और उसे झेलना मेरा कर्तव्य। दा साहेब चुप और सारा मजमा शांत। हाँ, सामने की ओर बैठे कुछ नौजवानों के बीच थोड़ी सुरसुराहट हुई और वही डूब गई। मालूम हुआ कि विशेषर की मौत को लेकर बड़ा तनाव है आप लोगों में। होता तो मुझे ताज्जुब नहीं होता, पर देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं। तनाव गांव में ही नहीं है, काली झंडियों पर सवार करके बाहर से लाया गया है। पर मेरी प्रार्थना है आपसे, मत तोड़िए इस बाहरी तनाव को। मैं जानता हूँ कि बीसू की मौत को लेकर तरह तरह के संदेह उठे हैं आपके मन में। स्वाभाविक भी है, और इसलिए मैंने डीआईजी को सख्त हिदायत दी थी कि वे खुद सारे बयानों को देखें और खूब गौर से देखा उन्होंने, और उनके हिसाब से बात बहुत साफ है। एक क्षण रुके दा साहब, मानो अगला वाक्य तौल रहे हैं।
फिर बड़े सहज ढंग से बोले, जितने भी संकेत मिले हैं इस घटना के, सब यही बता रहे हैं कि विशेषर ने आत्महत्या की है। दा साहब का लहजा रहस्योद्घाटन की तर्ज का नहीं था, पर भीड़ में इसकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह की हुई, झूठ है, झूठ है, यह सरासर हत्या है। सामने वाले बैठे नौजवानों में से एक खड़ा होकर चिल्लाया। बाकी लोगों में भी खलबली सी मच गई। सादी वर्दी में पास खड़े पुलिस के कुछ लोग हवा में हाथ भांज भांज कर उन्हें चुप कराने लगे। नहीं नहीं, कोई रोके नहीं, बोलने दो। दा साहब ने माइक के डंडे को हाथ में थामकर आवाज में बुलंदी और थोड़ी कड़क घोलकर आदेश दिया। बोलने का और खुलकर बोलने का हक सबको है। जिस हक को दिलाने के लिए हमने इतना संघर्ष किया, जेलें काटी, उसे अब हम ही छीन लें। बहुत बड़ा अन्याय हो गया। फिर उन्हीं नौजवानों को संबोधित करके कहा, आप लोग इस गांव के तो नहीं लगते, फिर भी बोलिए, आपके मन में जो कुछ है खुलकर कहिए। एक क्षण को जरूर सन्नाटा रहा। फिर एक नौजवान ने कहा, विशेषर को मारा गया है, हत्या हुई है उसकी, प्रमाण है आपके पास? दा साहब ने पूछा तो नौजवान चुप। मुस्कुराए दा साहब, नहीं है ना? खैर, फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर हत्या हुई है तो सामने आएगी बात, असलियत छिप नहीं सकती। और अब तो मैं भी नज़र गड़ाए बैठा हूँ। मैंने डीआईजी से कह दिया है कि किसी बड़े अफसर को भेजकर फिर से बयान ले। आप लोगों के भेजेंगे वे किसी को। इस बार आप खुलकर अपनी बात कहिए, प्रमाण जुटाने में मदद कीजिए पुलिस की। अभी कुछ देर पहले ही आया एक नौजवान, जो मजमे के किनारे अलग थलग सा ही खड़ा था, एकाएक सामने आया और दा साहब को संबोधित करके जोर से बोला, अरे दा साहब, काहे यह नौटंकी कर रहे हो यहाँ? हरिजनों को जिंदा जला दिया गया और आपकी सरकार और आपकी पुलिस तमाशा देखती रही, और महीने भर से खुद तमाशा कर रही है। हुआ आज तक कुछ? प्रश्न कर रहा है कि आज तक हुआ कुछ? मंच पर बैठे लोगों के गर्दनें आगे को निकल आई। बिंदा आ गया, बिंदा आ गया, और निकालो इसे यहाँ से, हरामखोर कहीं का, की मिलीजुली आवाज़ों में ने माहौल में थोड़ी सी हरारत पैदा कर दी। काली झंडियाँ थामे लोगों ने भी दो चार नारे हवा में उछाल दिए, पर दा साहेब की बुलंद आवाज़ ने सारे शोर को चाक कर दिया। गलती नहीं कहते हो मेरे भाई, आपके मन में जो गुस्सा है बहुत सही है। अन्याय के लिए क्रोध होगा तभी तो अन्याय मिटेगा। पर बात केवल गुस्सा करने से नहीं बनती, उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। एक आदमी नहीं मिला गांव में गवाही देने या शिनाख्त करने के लिए। कौन देगा गवाही? मरना है किसी को? शिनाख्त करके 4 दिन यहाँ आकर रह लीजिए, पता चल जाएगा कि कैसा आतंक है। दा साहेब ने बात बीच में ही तोड़कर अपने जिम्मे कर ली है। ठीक कहते हैं आप, केवल गांव की ही नहीं, पूरे देश की यही हालत हो गई थी। आतंक ने गले दबा रखे थे सबके, कोई भी चू नहीं कर सकता था। हम लोग शुरू से यही तो कोशिश कर रहे हैं कि लोग दहशत से मुक्त हों, निडर बने, खुलकर अपनी बात कहें। पर अभी भी जैसे लोगों में डर है, सही बात कहने का साहस नहीं जुटा पाते। क्षणिक विराम। और अब प्रमाण के बिना पुलिस भी करे तो क्या करे? प्रमाण की ऐसी की तैसी। कौन नहीं जानता कि आग किसने लगवाई? आप नहीं जानते? फिर पकड़वाते क्यों नहीं? अभी किसी गरीब का मामला होता तो पिसकर रख दिया जाता बेचारे को। बिंदा की तैस भरी बात से मंच और मजमे दोनों में फिर खलबली मच गई, पर दा साहब इस बार भी बड़ी सौम्यता और धैर्य से झेल गए वार को। आवाज़ में लेस मात्र भी आवेश लाए बिना समझाने के लहजे में बोले, नहीं भाई नहीं, यह गरीब अमीर का मामला नहीं, कानून का मामला है। और कानून हाथ में लेने का लालच मत दो। कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज और का बादशाह हो जाता है। आप लोगों ने तो भोगा है उस बादशाह को। जब जिसकी मर्जी आई उठाया और जेल में। कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई सजा नहीं। कानून कब्जे में, पुलिस चंगुल में। जिसको चाहो उठाओ, जिसको चाहो पटको। पुरानी बातों से बहकाइए मत। बीसू की मौत का हिसाब लेकर ही रहूंगा मैं आपसे, पाई पाई का हिसाब। बिंदा डरेगा भी नहीं, चुप भी नहीं रहेगा और बिकेगा भी नहीं इन टुकड़ों से जो आप डालने आए हैं। सादी वर्दी वाली पुलिस और 2-3 लठैत बिल्कुल सिमट आए बिंदा के पास, पर इसके पहले कि उसे पकड़कर बिठाने की कोशिश करते, दा साहब ने अपनी बात से ही बरज दिया।
बहुत अच्छा लग रहा है आपका यह जोश और मैं कदर करता हूँ ऐसे जोश की, लेकिन मैं बहका नहीं रहा। दूर क्यों जाते हैं? जब विशेषर को लेकर आपके मन में इतना रोष है, उसे क्या इसी तरह जेल में नहीं डाला गया था? एक दो दिन के लिए भी नहीं, पूरी 4 साल के लिए। और केवल डाला ही नहीं, भयंकर यातनाएं भी दी गई थी। इस बात को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। भीड़ में यहाँ से वहाँ तक चुप्पी। बिंदा दा साहब का मुंह देख रहा था और भीड़ बिंदा का मुंह देख रही थी। यह माहौल टूटे उसके पहले ही दा साहब ने अपनी बात शुरू कर दी। सुकुल बाबू, आप लोगों के पास हमदर्दी जताने और बिशु की मौत का बदला लेने आए थे। पूछा नहीं आप लोगों ने कि क्यों साहब? आपके राज में बिना कोई कारण बताए, बिना मुकदमा चलाए इस विशेषर को जेल में क्यों डाल दिया गया था? पूछना चाहिए था। विशेषर तो बड़ा नेक और भला आदमी था। चुप्पी स्तब्धता में बदलने लगी। बात एक अकेले विशेषर की नहीं, एक ऐसे हजारों नेक और भले विशेषर जेलों में ठूस दिए गए थे। हम लोगों ने जब उन्हें छोड़ा तो एकदम पस्त, सारी जीवनी शक्ति ही निचुड़ गई हो जैसे। कुछ भी झेलने सहने लायक नहीं छोड़ा उन्हें। इसकी आत्महत्या के पीछे यह भी एक कारण है। दा साहब थोड़ा रुके। मजमे को अपनी मुट्ठी में कर लेने का श्रम और संतोष दोनों एक साथ उनके चेहरे पर में झलक रहे थे। अब बात को हल्का सा मोड़ दिया उन्होंने। समझदार आदमी है सुकुल बाबू, मैं उनका आदर करता हूँ, पर उनका यह रवैया आपस में द्वेष फैलाने वाला है। मैं ठीक नहीं समझता इसे, लेकिन स्वार्थ कभी कभी आदमी को ऐसे ही अविवेकी बात करने के लिए उकसाता है। क्षणिक विराम, थोड़ा रुकते हैं। इस बार तो देख लिया सबने कि जनता की एकता में बड़ा जोर है, तूफानी जोर। तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ फेंकता है। जनता एक होती है तो बड़े बड़े राज्य उलट देती है। फिका हुआ आदमी ही इस बात को सबसे ज़्यादा महसूस करता है। कुर्सी पर बैठना है तो जनता में फूट डालो, कुर्सी बचानी है तो जनता में फूट डालो। जनता की एकता कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? आप लोग खुद डॉट डॉट है। अचानक दा साहब की बात को बीच में ही काटकर बिंदा चिल्लाया, 30 साल से आप लोगों की बातें ही तो सुनते समझते आ रहे हैं। क्या हुआ आज तक? पेट भरने के लिए अन्न नहीं, आपकी बातें खाली बातें। जैसे सुकुल बाबू तैसे आप। तड़ाक से उसने एक और थूका और मजमे की स्तब्धता को चीरकर दनदनाता हुआ एक और चला गया। चारों ओर खलबली मच गई। काली झंडी वाले लोग मौका देखकर नारे लगाने लगे। पांडे जी ने माइक संभाला और लोगों को शांत करने लगे। थोड़ी सी स्थिति संभली तो दा साहब ने माइक संभाला। बहुत क्रोध और साहस है इस नौजवान में, मुझे बहुत अच्छा लगा है इस तरह इसका यह तेवर। जिस गांव के नौजवानों में यह गुण हो, वहाँ किसी तरह का जोर जुलूम और अन्याय नहीं चल सकता। अपने गरीब भाइयों का हमदर्द लगता है। मुझे तो ऐसे निर्भीक और उत्साही नवयुवकों की आवश्यकता है इस योजना के लिए। चाहता हूँ कि घरेलू उद्योग योजना को आप लोग ही संभालें, आप लोग ही चलाएं। कितना बड़ा सपना था बापू का कि हमारा हर गांव और हर ग्रामीण आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, समर्थ बने। आज इस सपने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है, पर पूरा तो यह आप लोगों की मदद और आप लोगों के सहयोग से ही होगा। मैंने पहल कर दी है, पूरा आप कीजिए। फिर हीरा की ओर देखकर बोले, इस योजना के उद्घाटन के लिए विशेषर के बाबा से अधिक सही आदमी और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है भला? पांडे जी बेचारे फिर भौचक। उद्घाटन तो दा साहब से को करना था, पर साथ ही दा साहब की सूझबूझ पर मुग्ध भी। बात पूरी की दा साहब ने। गरीबों का हितैषी था विशेषर, उसकी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी इससे। शांति तो तब मिलेगी जब असली हत्यारे को पकड़वाएंगे आप, आगजनी के असली मुजरिम को सूली पर चढ़वाएंगे। क्षोभ और क्रोध में डूबा हुआ एक स्वर भीड़ से आया। बोलने वाला साफ दिखाई तो नहीं दिया, पर जिधर से आवाज़ आई थी उस दिशा को संबोधित करके कहा दा साहब ने, मैंने कहा ना कि आप मदद कीजिए पकड़वाने में,
जाते ही मैं किसी बड़े अफसर को भेजूंगा बयान लेने के लिए। चूकिए मत इस बार, नहीं तो दोषी मैं नहीं आप खुद होंगे। पहली बार हल्के से क्रोध का पुट उभर आया था दास साहब के स्वर में। पांडे जी ने जल्दी से माइक थामकर सभा समाप्ति की घोषणा कर दी। सभा बर्खास्त हुई। काली झंडी वाले लोग फिर नारे लगाने लगे। झूठे आश्वासन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिशु की मौत का जवाब चाहिए। पर नारों की आवाज़ चारों ओर के कोलाहल में डूब सी गई। पांडे जी, दादा साहब और हीरा एक ट्रैक्टर में बैठकर जुलूस की शक्ल में घरेलू उद्योग योजना के दफ्तर तक गए। मुख्यमंत्री के फंड से निकाले हुए 50,000 रुपये का एक चेक हीरा के हाथों से अस्थायी दफ्तर के एक अस्थायी अधिकारी को दिलवाया गया। पांडे जी ने अपने छोटे से भाषण में यह बात साफ कर दी कि विधानसभा में इस योजना के लिए बजट जब पास होगा तो होगा। अभी तो दास साहब ने अपने फंड में से रुपया निकालकर योजना का शुभारंभ कर दिया है। तालियां बजी, हर्ष ध्वनि हुई और दास साहब जिंदाबाद के नारों से सारा माहौल गूंज उठा। बिशु की मौत के जिस प्रसंग को सुकुल बाबू घर घर में फैला गए थे, वह फिर 4-6 घरों में सिमट गया और बाकी घरों में इस योजना के तहत मिलने वाले रुपयों का हिसाब किताब होने लगा। तीसरे दिन ही मसाल का अंक निकला। उसके याद रखिएगा कि मसाल एक अखबार है जिसके ये दत्ता साहब थे संपादक। उसके प्रथम पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों पर शीर्ष पंक्ति थी, खेत मजदूरों और हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में दास साहब की सरकार का ठोस और क्रांतिकारी कदम। दास साहब के भाषण की विस्तृत रिपोर्ट देते हुए विस्तार से इस योजना के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया था। साथ ही इस योजना को अन्य प्रांतों के लिए अनुकरणीय बताया गया था। अधिकारी के चेक देते हीरा की एक बड़ी सी तस्वीर छपी थी। बगल में दास साहब खड़े हैं। चेहरे पर बापू का सपना पूरा करने का सुख संतोष झलक रहा है। पांडे जी ने गांव के घर घर में इस अंक की प्रतियां बंटवा दी, मुफ्त। वैसे तो दास साहब के भाषण की रिपोर्ट कल सवेरे ही सुकुल बाबू को मिल गई थी और उनका सारा दिन काफ़ी बेचैनी में ही बीता था। पर आज सवेरे जब से मसाल का यह अंक देखा है, तब से तो उनके थुलथुल शरीर में उत्तेजना की लहरें थरथरा रही है। उन्हें तो पूरी उम्मीद थी कि इस सभा में ऐसा हुड़दंग मचेगा कि अपनी लाई सारी गोते अपनी ही धोती में समेटकर वापस ले जानी पड़ेगी दास साहब को। बिहारी भाई के साथ बैठकर पूरी योजना बनाई थी सुकुल बाबू ने, और फिर पिछले 5 दिनों से लोगों को भड़काने और तनाव फैलाने में किसी तरह का कसर नहीं रखी गई थी। बिहारी भाई ने जिम्मा लिया था इस काम का कि ऐसा माहौल तैयार कर देंगे गांव में कि दास साहब की सभा हो ही ना पाए। थोड़ी मारपीट और खून खराबा होने का डर जरूर था, पर यह कोई खास बात नहीं। यह सब तो चुनाव अभियान का जरूरी हिस्सा हो गया है। बल्कि इस तरह की घटनाओं से सरगर्मी और बढ़ती है, जोश और उत्तेजना फैलती है। लोगों में बस इतना जरूर है कि इस जोश खरोश को अपने पक्ष में मोड़ लिया जाए किसी तरह, और यही आश्वासन बिहारी भाई देकर गए थे। काशी तो उनका भाषण होने के बाद से लौटे ही नहीं, सरोहा में ही डटे हुए हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं सुकुल बाबू के लिए। तेज आदमी है दोनों, और बिहारी भाई को इस तरह के कामों में कमाल ही हासिल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भरोसे के आदमी हैं दोनों। आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है दोनों पर। सुकुल बाबू के अच्छे बुरे सब समय में साथ दिया है इन लोगों ने, और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ दिया है। वैसे सुकुल बाबू के मुख्यमंत्रित्व काल में फ़ायदा भी बहुत उठाया है दोनों ने, खास बिहारी भाई ने। पर नमक खाकर नमक हरामी कतई नहीं की, बल्कि उसकी अदायगी ही कर रहे हैं। संकट के दिनों में अपना भाषण खत्म करके लौटते हुए जब बिशु के घर गए थे सुकुल बाबू, और पता लगा था कि बिशु के माँ बाप को बिंदा नाम का कोई आदमी शहर ले गया है, तो उनका माथा ठनका था। पता नहीं कहीं दास साहब ने ही तो नहीं बुलवाया, उल्टा सीधा कुछ पढ़ाकर कुछ दे दिलाकर चुप करा दे। इन गरीब लोगों का क्या है, पैसा जेब में पड़ते ही आधा दुख दर्द तो दूर हो जाता है इनका। और यदि मुख्यमंत्री खुद बुला ले तो फिर बस बिछ जाएंगे, लगेगा जैसे जन्म सफल हो गया है।
और दा साहब ने जब बुलाया होगा तो केवल जेब में ही कुछ डालकर तो रहेंगे नहीं, मुंह में भी जरूर कुछ डाला होगा। अब वही गाते फिरेंगे ससुरे सारे में। बीसू की मौत का हादसा हवा का रुख बदलने में बहुत कारगर हुआ, पर निर्भर करता है बस इस बात पर कि कौन कितनी चतुराई से इसे अपने पक्ष में मोड़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी थाली में परसा यह भोजन भी दा साहेब ही गटक ले। सुकुल बाबू ने मन की यह कचोट बिहारी भाई को बताई तो दूसरे दिन दोपहर तक सारी खबर ले आए। बिंदा बीसू का खास दोस्त है, बेहद गुस्सैल और बेधड़क, डरता नहीं किसी से और ना किसी का लिहाज करता है। और उसकी बीबी रुकमा भी बड़ी बदमिजाज और बदजबान औरत है। शादी से पहले बीसू के स्कूल में पढ़ती थी और बहुत मानती थी बीसू को। बीसू की मौत से दोनों बौखलाए फिर रहे हैं और कानूनी सलाह मशवरा करने के लिए वकीलों के पास गए थे। दा साहब के हाथों बिकने वाला जीव नहीं है वह, सरेआम गालियां देता फिरता है सबको। सुकुल बाबू ने सुना तो काफी कुछ निश्चिंत हो गए, केवल निश्चिंत ही नहीं बल्कि बहुत कुछ आश्वस्त भी कि बिंदा अकेला ही जुलूस निकाल कर रख देगा दा साहब का, और एक तरह से ज़्यादा अच्छा होगा। गांव के लोगों में से ही कोई खड़ा होकर धज्जियां बिखेरे तो बात ही दूसरी होती है उसकी, पर वह साला उस दिन भी शहर में ही धकियाता रहा। सभा के बीच में आया भी तो दो चार फिक्रे कसे और चलता बना। चाहता तो मजे से हुड़दंग मचाकर सभा में धूल उड़वा सकता था, पर इन गांव वालों के साथ यही मुसीबत है, बस तरंग के काम करते हैं ससुरे। और उस दिन तो बीसू के माँ बाप को भी साथ बांध कर ले गया। सुकुल बाबू का तो उसके घर तक जाना ही बेकार हो गया। दा साहब मजे से हीरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर लाए, उनके साथ मंच पर बिठाया, उद्घाटन करवाया और आज फोटो भी छप गई। मरने वालों के मन में तो ठुक गई मोहर। मरने वाले को सह दो और मरने वाले को हमदर्दी, दोनों हाथों में लड्डू है। लगता है बिहारी भाई कल लौटे ही नहीं, वरना आते जरूर। असली खबर तो उन्हीं से लगेगी। रेडियो साला कल से दा साहब का भाषण ही गुहार रहा है, जैसे और कोई खबर ही नहीं रह गई दुनिया में। जनसंचार के साधनों में अपना भोपू बनाकर रख दिया। लगता है कि मशाल के दत्ता बाबू को भी अच्छी डोज दे दी गई है। अब दा साहब का कीर्तन ही हुआ करेगा उसमें भी। सुकुल जी ने बड़ी हसरत भरी नज़र से उंगली में पड़े नीलम को देखा। पता नहीं यह भी सुकुलता की किस्मत बदलेगा या नहीं। लगा था जैसे बीसू ने मरकर हरिजनों को खोए वोट फिर से उनकी झोली में लापटके, पर अब कल से यही लग रहा है कि वे भी दा साहेब ही झपट कर ले गए। तभी बिहारी भाई प्रकट हुए। उनके चेहरे पर दो दिन की भाग दौड़ी पस्ती स्पष्ट उभरी है, साथ ही दा साहेब की सभा का कचोट भी। परसों एक तरह से सभा न होने देने की बीड़ा ही उठाकर गए थे यहाँ से। बीड़ा मुंह में ही रह गया। माफी चाहती हूँ, बीड़ा मुंह में ही रह गया। क्या समाचार है? सोफे पर एक और सरक कर सुकुल बाबू ने अपने पास की जगह बना दी बिहारी भाई के लिए और पूछा, काशी नहीं आया? पान बनवाने रुक गया है मोड़ पर, आता ही होगा अभी। सुकुल बाबू उम्मीद कर रहे थे कि बिहारी भाई खुद ही शुरू करेंगे, पर बिहारी भाई तो एकदम गुम होकर बैठ गए। सुकुल बाबू जानते हैं कि बिहारी भाई की नाराजगी की अदा है, यहाँ सो खुद ही पूछा, सुना बहुत जमकर हुई दा साहेब की सभा? क्या करते रहे तुम लोग? झक मार रहे थे, धूल फांक रहे थे, गांव में खाक के सिवाय और रखा भी क्या है? बिहारी भाई के मन में 2 दिन से जो गुस्सा बलबला रहा था, सुकुल बाबू के इस प्रश्न को सुनते ही फूट पड़ा जैसे। गांव वालों की ओर से विरोध नहीं हुआ। उस समय तो लग रहा था कि बड़ा तनाव है लोगों में। खाक विरोध हुआ। अजीब अहमक है ये साले देहाती भी। परसों सवेरे से कितना समझाया, किस किस तरह तैयार किया, पर दा साहब हीरा के घर चले गए, उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया तो बस निहाल। जुलूस बनाकर गाड़ी के पीछे पीछे ऐसे जा रहे थे जैसे रामचंद्र जी की सवारी जा रही हो। अपने आदमियों के से नारे लगवाने शुरू कर देते, कुछ तो माहौल गड़बड़ाता।
सो सब वहाँ नहीं हो सकता था। 5 दिन से काशी नहीं तो समझा रहे थे काशी यही तो समझा रहे थे कि वहाँ कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेगा, हुड़दंग नहीं मचाएगा, झंडियाँ लेकर मौन विरोध प्रकट करेंगे, बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से। काशी की हूबहू नकल करते हुए बिहारी भाई ने दोहराया और फिर भभक पड़े। गांधी जी के बाद सिर छिपाने को काशी की धोती में ही तो जगह मिली है बेचारी अहिंसा को। हूँ। और उन्होंने गुस्से से सिर झटक दिया। सुकुल बाबू कुछ नहीं बोले, समझ गए कि इस गुस्से का असली कारण जरूर बिहारी और काशी के बीच हुई झड़प है। फिर क्या मालूम था कि दा साहेब की गाड़ी से उतरते ही सीधे हीरा के घर जाएंगे। हीरा का घर न हुआ साला कोई देव स्थान हो गया, जहाँ माथा टेके बिना कोई काम ही ना शुरू होता। तो जैसे जैसे कुछ आदमियों को मैंने तैयार किया था सो मंच के सामने बिठा दिया था जमाकर। वे ही बहुत बोलबाल लिए। तभी मुंह में पान देकर बीड़ा दबाए और एक हाथ से धोती की लांग उठाए पसीने से में सराबोर काशी प्रकट हुए। मुंह को ऊपर उठाए पिक को भीतर ही भीतर सारे साधे हुए उन्होंने सुकुल बाबू से पूछा, जान लिए हो सब हाल? बहुत भिनभिना रहे हैं बिहारी भाई, इन्हें थोड़ा शीतल करो। और वे पीक थूकने भीतर चले गए। कुछ देर में रुमाल से मुंह पोंछते हुए लौटे। शायद वे मुंह धोकर आए थे। कुछ तरोताज़ा लग रहा था उनका चेहरा। सामने की कुर्सी पर बैठते हुए बोले, हरिजनों के बीच क्रांति करने चले थे सो तो मसाल वालों के हिसाब से दास साहब ने कर दी, अब अपने लिए कोई और उपाय सोचो। काशी के चेहरे पर तनाव है न तमतमाहट। बहुत हल्के फुल्के ढंग से बात कर रहे हैं वे, और उनका यह रवैया ही बिहारी भाई को जलाकर खाक किए दे रहा है। बिहारी भाई के मुकाबले काशी का दांव यह बहुत नगण्य है। इस चुनाव में शुरू से ही सुकुल बाबू का साथ दिया है सो देते रहेंगे, पर बदले में बहुत अपेक्षाएं ना पहले कभी थी ना अब है। मस्त फक्कड़ आदमी है, एकदम मौजी। सुकुल बाबू मुख्यमंत्री थे तो खूब मौज मजा करने को मिलता था। 4 आदमियों के बीच चौधराहट चलती है, बस इसी में खुश थे वे। पर बिहारी भाई के तो अनेक प्रपंच जुड़े हुए हैं सुकुल बाबू के भविष्य के साथ। कहना चाहिए कि सारे परिवार का भविष्य ही जुड़ा हुआ है एक तरह से। इसलिए यह चुनाव सुकुल बाबू का काम कम और उनका ज़्यादा हो गया है, और यह काशी की तमाशा बना रखा है इसको। पर करे क्या, होल्ड तो काशी का ही है सरोह पर। सुकुल बाबू, भोजन में तो अभी देर होगी, इस बीच कुछ चा चू तो पिलवा दीजिए बिहारी भाई को, ना हो तो कुछ ठंडा पिलवा दीजिए। अरे हाँ हाँ, सुकुल बाबू को जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बगल में रखी घंटी बजाई तो नौकर चाय की ट्रे के साथ प्रकट हुआ। देखो, किशन जानता है कि यह काशी आया है तो चाह तो मांगेगा ही। सुकुल बाबू भूल जाएं, किशन बाबू नहीं भूलता। मंद मंद मुस्कुराते हुए किशन ने चाय प्यालों में ढाली और एक एक सबको पकड़ा दिया। चीनी डालते हुए बोले, देखो बिहारी, अब इन गांव वालों को बहुत कोसने और गलियाने से तो कुछ नहीं होगा। जैसे हैं। फिर एक घुट चाय का सुड़क कर बोले, तुमने तो उनके लिए कभी कुछ किया भी नहीं, पर बीसू ने तो जब से होश संभाला उन्हीं के लिए मरता खपता रहा था। लेकिन 5 साल पहले जब बिना वजह पकड़कर उसे जेल में डाल दिया गया था तो सब सांस खींचकर बैठ गया। तब तो इमरजेंसी भी नहीं थी, फिर भी किसी ने चू तक नहीं की। फिर दूसरा घूंट सुरख कर बात जारी रखी। इस आगजनी की घटना के बाद 1 हफ्ते तक बिसू से कतराते रहे थे हरिजन टोला के लोग। इस तरह आने को मना कर दिया था। डरते थे कि ज़्यादा मिले जुलेंगे तो बिसू से कौन जाने उन्हें ही जलवा मरवा दिया जाए। मेरी तो देखी जानी है सारी बात।
तो फिर क्यों सारे दिन आप बखान करते रहते हैं कि क्रांति गांव से आएगी, गरीबों के तबके से आएगी। सो तो ठीक है, जब सही माहौल बनेगा, स्थितियां ठीक ढंग से आकर लेंगी तो आएगी वहीं से क्रांति। यह जमा खातिर रखो तुम। हूँ, गर्दन झटककर बात को पड़े झिड़क दिया बिहारी भाई ने। अरे तुम्हारी हूँ हूँ से बात नहीं उड़ेगी, समझे? क्रांति जब भी आएगी वहीं से आएगी। हमारे तुम्हारे किए नहीं होने की क्रांति, और इन किराए के जुटाए हुए लौंडो लपाटों से तो कभी भी नहीं। अंतिम फैसला दे दिया काशी ने। रहने दीजिए इन लोगों को। आज एक जैसे पैसे का फायदा दिखाई दे तो कल के लिए पूरी जिंदगी गिरवी रख देंगे अपनी। ये करेंगे क्रांति। बिहारी भाई की तैस और आक्रोश दिल भर भी नहीं घट रहा है। सो तो हैं ही, काशी ने चाय का दूसरा कप भरते हुए कहा। तुम्हारी तरह शास्त्र भी नहीं पढ़े और जेबें भी नहीं भरी हुई है बेचारों की। जो कौड़ी कौड़ी को मुहताज हो, उसे जहाँ भी दो पैसे दिखेंगे उधर लपकेगा तो सही। तो फिर ठीक है, जो रावर के वोट ही हैं दा साहेब के, हरिजनों के वोट भी उधर ही जाते हैं। तो फिर यहाँ क्यों मगज पच्ची करने बैठे हैं? अपने अपने घर चलकर सोइए मजे से। 4 साल बाद आँख खोल लेना। सारी बात का उपसंहार करते हुए बिहारी भाई ने कहा, और शरीर को एकदम ढीला छोड़कर पीठ को सोफे पर टिका दिया। इतनी देर से सुकुल बाबू चुपचाप ही इन दोनों की बहस सुन रहे थे, अब एकदम भड़क गए। क्यों बेकार की छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद कर रहे हो? यह बताओ कि रैली की तैयारी कैसी हो रही है? 4 दिन चाहे और ज़्यादा ले लो, पर बस यह रैली ऐसी होनी चाहिए कि तहलका मच जाए। सारे हरिजन और खेत मजदूर मौजूद हों उसमें, औरत बच्चों के साथ। बहुत ज़रूरी हो गया है यह अब। काशी से कहिए आप, वे ही करेंगे इंतजाम। एक रूठे हुए बच्चे की तरह बिहारी भाई ने कहा तो जोर से हंस पड़े काशी। हंसते हुए बोले, भारी कोप है हम पर बिहारी भाई का। फिर जरा ठहर कर बोले, देखो सुकुल बाबू, राजनीति हमारी विचार शून्य तो थी ही, इधर कुछ सालों से आचार शून्य हो गई है। पर राजनीति के नाम पर यह मारपीट और हुड़दंग मचाने वाली गुंडागर्दी हमारे बस की नहीं है। साफ कह देते हैं हम। दोनों हाथ झटककर अपनी स्थिति साफ कर दी काशी ने। पिछले चुनाव में तो यही सब किए रहे बिहारी भाई। क्या मिला? हार और बदनामी। फिर आप तो हफ्ते भर से वहां जमे हुए थे, और कौन सी आचार वाली राजनीति की बताइए? तो सुकुल बाबू को दा साहेब की सभा का इंतजाम करवाते रहे। आहत नहीं हो रहे काशी, बल्कि आनंद ले रहे हैं बिहारी भाई की इन व्यंग्योक्तियों का। हंसकर बोले, अरे दा साहेब की सभा में तो आने वाले लोग कम और इंतजाम करने वाले लोग ही ज़्यादा थे। हम क्या इंतजाम करते, पर वहाँ बैठे तो किया कुछ ज़रूर है हमने भी, और ठोस ही किया है। आज की कक्षा का वाचन इतना ही। PDF का 60 पन्नों तक का 60वां पन्ना कल से वाचन होगा। धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।